जैसे हमने कल जानकारी दी थी कि अम्फन एक सुपर साइक्लोन है। मैं आपको ये जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं और कल रात से ये सुपर साइक्लोन विशाखापट्टनम की हमारा जो डॉप्लर वेदर राडार है ये इससे मॉनिटरिंग हो रहा है और अभी समुद्र में इसका विंड स्पीड 200 से 240 किलोमीटर तक जारी है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। अभी जो उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करने का जो स्पीड है लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर हमारा ये अनुमान है कि ये स्पीड बढ़ेगा और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में जो गति कर रहा है वही गति करेगा और कल आफ्टरनून यानी इसी टाइम पर और शाम तक ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटीय इलाका को दीघा और हातिया आइलैंड के बीच में सुंदरबंस के आसपास पार करेगा। जब ये तट पर घुसेगा और हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 155 to 165 किलोमीटर पर आवर और गस्टनेस में 185 किलोमीटर पर आवर होने का पूर्वानुमान है। ये जो विंड स्पीड है वो सबसे ज़्यादा साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में होने का उम्मीद हो रहा है कल आफ्टरनून से रात तक। ये बहुत डिवास्टेटिंग विंड स्पीड है। इसमें लार्ज स्केल और एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है स्ट्रक्चर्स को, जैसे टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, बेंडिंग और रूटिंग हो सकता है। लार्ज एवेन्यू ट्रीज, बूसी ट्रीज और रूटिंग हो सकता है और थेटेड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है और जो होर्डिंग्स वगैरह है वो प्रोजेक्टाइल जैसे काम करके भी डैमेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे टॉल ट्रीज वो एरिया में होते कोकोनट वगैरह वो भी डैमेज ला सकते हैं। मैं ये जानकारी दूं, ये जो विंड स्पीड है ये ट्रेन्स और बस और रोड कम्युनिकेशन के लिए भी अनफेवरेबल रहेगा, इसलिए रेल एंड रोड कम्युनिकेशन को सस्पेंशन और डाइवर्सन के लिए बोला गया है। और इसके साथ साथ हम भी हेवी रेनफॉल, विंड स्पीड एक ही साथ उम्मीद कर रहे हैं। कहाँ कितना हेवी रेनफॉल होगा हम आपको बाद में बताएंगे। और अभी जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें जो रेड लाइन है वो मोस्ट प्रोबेबल ट्रैक है, जो जैसे मैं बोल रहा था कि ये दीघा और हातिया आइलैंड के बीच जाएंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल के ऊपर होगा, इसके साथ बांग्लादेश एरिया और इसके साथ साथ जो हमारा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा है इसका भी असर रहेगा। कैसे रहेगा, लेट अस सी कि इसका विंड स्पीड कैसे रहेगा। जैसे हम बताया कि सबसे ज़्यादा विंड स्पीड कोस्टल बांग्लादेश, ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में रहेगा 155 to 165 गस्ट इंटू 185 kmph। इसके साथ साथ जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ भी विंड स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा 110 to 120 kmph गस्ट इंटू 135 kmph। इस विंड के साथ भी हम डैमेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग ऑफ ट्रीज, बेंडिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ टेलीफोन पोल्स हो सकता है और थेटेड हाउसेस, स्लम एरियाज और कंक्रीट एंड टीन हाउसेस भी अफेक्टेड होगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, इस साइक्लोन के साथ जो स्टॉर्म सर्ज आता है कि टाइडल वेव आता है
वो इस इलाका में बहुत ज़्यादा होता है। हमारा अभी जो अनुमान है कि साउथ और नॉर्थ 24 परगना में स्टॉर्म सर्ज भी बहुत ज़्यादा रहेगा, वो भी देखेंगे कि कितना स्टॉर्म सर्ज होगा। और ये उड़ीसा की विंड्स का हम बातें करें तो ऑलरेडी जो साउथ कोस्टल उड़ीसा है वहाँ विंड स्पीड अभी 55 to 65 kmph, गस्टिंग 75 kmph चल रहा है, जो समुद्र का इलाका है साउथ कोस्टल उड़ीसा के साथ, यानी गंजाम, गजपति, पुरी जिला के साथ जो समुद्र है उसमें विंड स्पीड बढ़ गया है और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और ये विंड स्पीड कल सुबह साउथ कोस्टल उड़ीसा और जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का इलाका है 75 to 85 kmph होगा। और जब साइक्लोन कल दोपहर को सबसे नज़दीक में आएगा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के पास, तब विंड स्पीड 100 to 110 kmph, गस्टिंग टू 125 kmph होगा। और इसके साथ साथ जो थोड़ा इंटीरियर एरिया है जैसे पुरी, खुर्दा, जो खुर्दा के अंदर भुवनेश्वर आता है, कटक, जाजपुर, वहाँ भी विंड स्पीड 55 to 65 kmph, गस्टिंग 75 kmph होगा। इसमें ये विंड्स में जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज होगा हम बाद में आपको बताएंगे। ये जो इस फोरकास्ट में आपको बोल रहा हूँ, ये काल से हम यही फोरकास्ट दे रहे हैं, फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं है। वेस्ट बंगाल का बात करें तो आज शाम से या रात को यहाँ विंड स्पीड 55 to 65 km/h और गस्टिंग 75 km/h हो सकता है, जो सी एरिया है वेस्ट बंगाल के आसपास। और ये विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा और कल सुबह 75 to 85 km/h गस्टिंग से 95 km/h हो सकता है। और जब साइक्लोन तट को पार करेगा आफ्टरनून से रात तक, तब 155 to 165 kmph सबसे ज़्यादा और एक गस्टिंग में 185 kmph हो सकता है। और जो पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट्स है साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना एंड ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स, और कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स में 110 to 120 kmph, गस्टिंग टू 135 kmph होगा। नेक्स्ट प्लीज। ये है हमारा जो तेज बारिश की अनुमान। ये जो आप एक मूवी देख रहे हैं ये एक डायरेक्ट मॉडल आउटपुट है। इसके हिसाब से हम नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के लिए हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं। हैवी बोलते हैं जब रेनफॉल अमाउंट 7 to 12 सेंटीमीटर होता है, और वेरी हेवी बोलते हैं जब ये 12 to 20 सेंटीमीटर होता है। आप वेस्ट बंगाल का देखें, जो रेड कलर जो है वो मोर देन 20 सेंटीमीटर है। हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मोर देन 20 सेंटीमीटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैंजेटिक वेस्ट बंगाल एरिया में, स्पेशली साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट एंड ईस्ट मिदनापुर, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे ये साइक्लोन ऊपर जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में, 20 तारीख से 21 तारीख तक भी वेस्ट असम, सब वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी हैवी रेन हो सकता है। मगर जो डिजास्टर्स रेनफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने नाम लिया वही डिस्ट्रिक्ट्स में हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये रेनफॉल शुरू हो जाएगा आज रात से, मगर ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल कल ही होगा, 20th को होगा। वो एक डेल्टाइक एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो, वहाँ बहुत सारे रिवर है, रिवराइन एरिया है, इसलिए बहुत सारे लोग रिवर में ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी होता है। इसलिए हम ये एडवाइस दिए हैं कि कोई भी बोट, स्मॉल शिप्स वगैरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अभी हम उड़ीसा की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, बालासोर, इसमें भी जो विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 to 110, गस्टिंग टू 125 kmph, इसमें भी डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है कच्चा हाउसेस और बेंडिंग और अपरूटिंग ऑफ पावर एंड कम्युनिकेशन पोल्स, मेजर डैमेज टू कच्चा एंड पक्का रोड्स, then minor disruption of railways, overhead power lines and signalling systems, widespread damage to standing crops, plantations, orchards, falling of green coconuts and tearing of palm fronds ऐसे हो सकता है। और small boats, country crafts ये भी इसमें affected हो सकते हैं। इसलिए
उड़ीसा कोस्ट के पास भी हम फिशिंग ऑपरेशन कंप्लीटली बंद करने के लिए बोले हैं और रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट या सस्पेंशन करने के लिए भी हम सुझाव दे रहे हैं। यहाँ भी अफेक्टेड एरिया में लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, नहीं तो वो सेफ प्लेस में रहना चाहिए और बोट्स वगैरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और आपको जानकारी लेकर खुश होंगे कि दोनों ही स्टेट में ये सभी एडवाइस के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। इवैक्यूएशन जहाँ जरूरत है इवैक्यूएशन हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, IMD सभी मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक जैसे आपने बताया टेलीकम्युनिकेशन पावर पोल डिस्ट्रप्शन, सो वी आर हैविंग विद अस सेक्रेटरी डॉट। तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पॉसिबल अरेंजमेंट्स और प्रिपेयर्डनेस उसके बारे में जस्ट। धन्यवाद। जैसे कि महापात्रा साहब ने आपको बताया कि जब इतनी तेज रफ्तार की विंड चलती है, साइक्लोन होता है, तो बहुत एक्सटेंसिव डैमेज होता है। पेड़ गिरते हैं तो जो टेलीकॉम की जो केबल्स हैं, कॉपर की हो या ऑप्टिकल फाइबर की हो, वो डैमेज हो जाती हैं। जो टेलीकॉम टावर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, एंटीना मुड़ जाते हैं, BTS या जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है वो उड़ जाता है। और यदि पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो मोबाइल टावर्स को पावर की आवश्यकता होती है, वो भी दिक्कत आती है। दोनों राज्यों में सभी ज़िला जो प्रभावित हैं वहाँ पे हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं। BSNL भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन आइडिया भी है। कल की जो कैबिनेट सचिव महोदय की जो बैठक थी, जो NCMC की बैठक होती है, उसके तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इन सब ऑपरेटर्स के साथ विस्तृत चर्चा करके तैयारी का पूरा प्लान फिर से रिवाइज कर लिया। डिजास्टर के लिए हमारा प्लान होता है और ऐसे मौक़ों पे, ऐसे समय उसको हम ऑपरेशनलाइज करते हैं, पर तभी भी आवश्यक होता है कि सब ऑपरेटर्स के साथ बैठ के उनकी दिक्कतों को समझ के, और इस समय जब जैसे कि प्रधान साहब ने बताया कोरोना के कारण कुछ प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, तो कैसे समाधान किया जाए, उन सब चीज़ों का हमने हल निकाला। उन सबको हमने पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। SMS द्वारा जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, केवल उन्हीं ज़िलों की जहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, उनको अलर्ट जारी किए जा रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए। ये राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि कैसे वो अलर्ट, किस फ्रीक्वेंसी में वो अलर्ट करवाना चाहते हैं, और ये निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, और लोकल भाषा में होंगे जिससे कि लोग समझ पाएं। इसके अलावा तूफान गुजरने के बाद, साइक्लोन गुजरने के बाद इंट्रा सर्कल रोमिंग चालू रहेगी, यानी कि कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी कंज्यूमर, अगर उसके पास किसी एक प्रोवाइडर का फ़ोन है और उस प्रोवाइडर का नेटवर्क खराब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब्सक्राइबर जो भी नेटवर्क अवेलेबल है उस पर लैच कर लेगा। इसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। नॉर्मली ये रोमिंग हम करते हैं जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जिसको रोमिंग कहते हैं, तो ये उसी राज्य में, उसी ज़िले में ये इंट्रा सर्कल रोमिंग भी चालू कर दी जाएगी। तैयारी के अंदर जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बोला गया है कि जनरेटर सेट्स पर्याप्त मात्रा में रखें डीजल के साथ, और उनको स्टेशन कर दें हर एक ज़िले में, जिससे जहाँ पे भी पावर का डिस्ट्रप्शन हो, ये जेन सेट्स हम उन टावर्स पे ले जाके टावर को चालू कर सकें। स्पेयर पार्ट्स की जो आवश्यकता होती है मरम्मत के लिए, क्योंकि एंटीना डैमेज हो जाते हैं, BTS जैसे मैंने बोला उड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, पावर की इक्विपमेंट जो टावर के साथ होती है वो खराब हो जाती है, इसके लिए भी बोला है कि वो पूरी तैयारी रखेंगे।